क्लास की हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर पे। चैप्टर का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे किस तरीके से ब्रिटिशर्स आए तो ट्रेडिंग करने थे, व्यापार करने थे, लेकिन किस तरीके से इस कंपनी की जो पावर है वो टेरिटरी पर स्टैब्लिश हो गई थी, उसके बारे में हम बात करेंगे। किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे वो इतने पावरफुल हो गए थे, इसी के बारे में हम अभी बात करेंगे। देखिए जो औरंगज़ेब थे ये लास्ट पावरफुल मुग़ल रूलर रहे हैं और इन्होंने इंडिया के काफ़ी पार्ट्स पर इन्होंने अपना हक या अपना कंट्रोल जो है वो जमाया है। लेकिन जब इनकी डेथ हुई 1707 में, तब क्या हुआ कि जो मुग़ल के रूलर्स थे ना, औरंगज़ेब के बाद मुग़ल के जितने भी रूलर्स आए वो काफ़ी वीक थे, उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि अपने एम्पायर को संभाल कर रख सकें। हालांकि औरंगज़ेब के टाइम पर बहुत सारे टैक्सेस लग चुके थे और इसी वजह से टैक्सेस जो है वो भी एक रीज़न था डिक्लाइन होने का, क्योंकि लोग उतना पे नहीं कर पा रहे थे। और साथ ही साथ औरंगज़ेब ने कंसिस्टेंटली लड़ाइयाँ भी रखी हैं, जिसकी वजह से जो पैसा था, जो भी फिनेंशियल कंडीशंस थी और जो भी इनके पास टूल्स वगैरह थे, आर्मी वगैरह थी, ये उनको अच्छे तरीके से रख नहीं पाए थे। इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से मुग़ल के चैप्टर में किया हुआ है। ये आपका होमवर्क है कि आप इसको एक बार पढ़ेंगे कि औरंगज़ेब से पहले एक्चुअल में क्या हुआ था और औरंगज़ेब के बाद डिक्लाइन क्यों हुआ था मुग़ल एम्पायर। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। ये आपको 7th क्लास की हिस्ट्री के चैप्टर में मिल जाएगा, द मुग़ल रूलर्स। अब इनकी डेथ के बाद क्या हुआ कि देखिए, एक तो जो मैंने बताया कि जो रूलर्स थे वो वीक थे, वो इतने कैपेबिलिटी नहीं रखते थे, तो इसी वजह से जो मुग़ल गवर्नर थे, जिनको सूबेदार्स भी कहा जाता है, या फिर ये कह लो कि सूबेदार्स को एज अ गवर्नर जिनको अपॉइंट किया हुआ था, और जो बिग ज़मींदार्स थे उन्होंने अपनी अथॉरिटी को एजर्ट करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने ओपनली कह दिया कि हमारी जो है, हमारा कंट्रोल है, हमारी अथॉरिटी है कहाँ पर, रीजनल प्लेसेस पे। तो उन्होंने अपने पावर को रीजनल प्लेसेस पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया और इसी वजह से उन्होंने रीजनल किंगडम बनाए। अब देखिए, रीजनल जब किंगडम बने तो जो इनका एक सेंट्रल पार्ट था ना मुग़ल का, दिल्ली, वो अब इतना इफ़ेक्टिव पार्ट नहीं रहा। एक तो रीज़न क्या था कि दिल्ली जो है कभी किसी टाइम पर इतना इफेक्टिव सेंटर हुआ करता था रूल करने के लिए, अब वो कोई इट वाज नो लॉन्गर इन फंक्शन। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि एक तो अभी मैंने बात की कि औरंगज़ेब के बाद कोई मुग़ल एम्पायर में ऐसा एम्पायर या ऐसा रूलर आया ही नहीं जो अपने एम्पायर को अच्छे से संभाल कर रख सके। तो जब मुग़ल एम्पायर का जो मेन चीज़ है, जो मेन रूलर हैं, वो ही वीक पड़ गए, तो जो दिल्ली है उनका सेंट्रल पार्ट है वो भी वीक पड़ जाएगा, है ना। और इनके वीक पड़ने की वजह से जो सूबेदार थे, जो ज़मींदार थे, उन्होंने रीजनल जगहों पर अपनी अथॉरिटी स्टार्ट कर दी, उन्होंने अपनी पावर दिखानी स्टार्ट कर दी और रीजनल किंगडम्स को इन्होंने बिल्ड कर दिया या स्टैब्लिश कर दिया। और इसी रीज़न की वजह से जब मुग़ल एम्पायर का कोई भी ढंग का रूलर नहीं था, कोई पावरफुल रूलर नहीं था, तो जो इनका मेन सेंट्रल पार्ट था वो तो इट वाज नो लॉन्गर इन फंक्शन। वहाँ से कोई भी फंक्शनल कार्य ऐसा नहीं होता था, वहाँ से कोई भी अथॉरिटी ऑर्गेनाइज नहीं होती थी। और इसी वजह से जो सूबेदार और ज़मींदार थे, इन्होंने अपने रीजनल किंगडम्स को इस तरीके से इस्टेब्लिश किया कि वो बहुत पावरफुल तरीके से एमर्ज हो गए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आपको पता है कि ब्रिटिशर्स पहले स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी को लेके आए और वो इतने रिलक्टेंट थे, पहले उनको इतनी इच्छा नहीं थी कि वो टेरिटरीज़ को एक्वायर करें, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उनका एम्पायर जो है वो इतना वास्ट हो गया और उन्होंने इन टेरिटरीज पर कंट्रोल करना भी स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर ये पिक्चर दिखाई गई है, ठीक है, ध्यान से देखना इस पिक्चर को। इस पिक्चर में है कि जो बहादुर शाह जफ़र थे और जो उनके सन थे, उनको अरेस्ट किया था कैप्टन हॉडसन। और बहादुर शाह जफ़र थे कौन एक्चुअल में? ये मुग़ल एम्पायर के लास्ट रूलर रहे हैं, ठीक है, लास्ट राजा रहे हैं। 1837 से लेके इनका जो रेन का टाइम पीरियड रहा है, मतलब जो रूलिंग टाइम पीरियड रहा है वो इतना था 1837 से लेके 1857 तक का। और जब ये 60 साल से ऊपर के हो गए थे तब इन्होंने रूल करना स्टार्ट किया था। अब यहाँ पर एक चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि अभी तो हमने पढ़ा कि औरंगज़ेब लास्ट पावरफुल मुग़ल रूलर रहे हैं और अब हम यहाँ ये भी पढ़ रहे हैं कि बादशाह जफ़र भी जो लास्ट रूलर रहे हैं मुग़ल एम्पायर के। दोनों की लाइनों में डिफरेंस है। औरंगज़ेब जो है वो लास्ट पावरफुल मुग़ल रूलर रहा है,
इसका मतलब है उनके बाद रूलर आए लेकिन वो इतने शक्तिशाली नहीं थे। ठीक है, तो अगर हम पावरफुल रूलर की बात करें तो वो औरंगज़ेब लास्ट हैं, लेकिन अगर हम पूरे रेन की बात करें, पूरे एम्पायर में लास्ट एम्पायर की बात करें, देन दैट इज़ बादशाह जफ़र। अब जैसे कि हमने बात की कि औरंगज़ेब के बाद कोई पावरफुल मुग़ल रूलर नहीं रहा, लेकिन मुग़ल जो एम्पायर था वो अभी भी सिंबॉलिकली बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जो इनके राजा थे वो भले ही वीक थे, लेकिन जो मुग़ल पूरा एम्पायर को अगर हम पूरे तौर पर देखें तो ये इम्पोर्टेंट रहा है। और जब 1857 में मैसिव रेबेलियन हुआ किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, तो बहादुर शाह ज़फ़र जो है उस टाइम पर रूल कर रहे थे। और जब ये रिवोल्ट जो है जब पुट डाउन किया गया कंपनी की तरफ से, तो बहादुर शाह ज़फ़र को फोर्सफुली कहा गया कि अपनी जो किंगडम है उसको छोड़ दीजिए, और जो उनका सन है उनको रुथलेसली मार दिया गया था। ब्रिटिशर्स की जो कंपनी थी जो वहाँ पर सेटअप थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो ईस्ट की तरफ आए, मतलब वो इंडिया आए और इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ में आए। और उनका रीज़न क्या था यहाँ आने का? उनका रीज़न एक तो ये था कि जो इंडिया है वो बहुत ही नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर था। कहा जाता था ना कि हमारा भारत सोने की चिड़िया है, तो यहाँ पर स्पाइसेस जैसे कि पेपर, सिनेमन, ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर उपलब्ध थी, ऐसे प्रोडक्ट्स। साथ ही साथ यहाँ पर सिल्क, कॉटन बहुत अच्छी क्वालिटी के मिलते थे। और ये जो चीज़ें थी जैसे स्पाइसेस हो गया, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, इंडिया में सस्ते दामों पर मिलती थी, क्योंकि यहाँ पर इतनी डिमांड नहीं थी जितनी डिमांड इसकी यूरोपियन कंट्रीज़ में थी। अब देखिए, जिसकी चीज़ों की ज़्यादा डिमांड होती है तो उसके पैसे तो ऑब्वियसली बढ़ जाते हैं, तो इसलिए वो चाहते थे कि यहाँ से सस्ते दामों पर खरीद के जहाँ पर डिमांड है यूरोपियन कंट्रीज़ में, वहाँ पर जाकर वो महंगे दामों में बेचेंगे। और इसके पीछे फिर एक जो लॉजिक है वो ये है कि उनको सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट से मतलब था, उनको पैसा कमाना था। तो 1600 में इन्होंने जो इंग्लैंड की रानी, जो इंग्लैंड की रूलर रही हैं, क्वीन एलिजाबेथ वन, ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ से इन्होंने एक चार्टर लिया। चार्टर क्या होता है? जब रिटर्न में आप किसी से लिखवा कर ले लें, तो उन्होंने इस चार्टर पर साइन किया था क्वीन एलिजाबेथ वन ने। उन्होंने ग्रांट किया कि आप अकेले सोल राइट, देखिए यहाँ पर यह वर्ड है सोल राइट, कि आप सिर्फ अकेले, सिर्फ आपको सिर्फ इसी इकलौती कंपनी को ट्रेडिंग करने की ईस्टर्न साइड में अनुमति है। ठीक है, कि ईस्टर्न पार्ट में इसी कंपनी को व्यापार करने की अनुमति है। इसका मतलब क्या हुआ? जब इन्होंने चार्टर में ये साइन करवाया और जहाँ पर सोल राइट लिखा था, इसका मतलब क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने साथ में कोई राइवल कॉम्पिटिटर नहीं मिलेगा, वो सिर्फ अकेली होगी जो रूल करेगी, कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ compete नहीं करेगा। इसके पीछे भी फिर एक बहुत बड़ा बेनिफिट इनको मिलने वाला था, क्योंकि जब एक अकेली कंपनी कहीं पर रूल करेगी तो सारा बेनिफिट उसी को होगा, और जब बहुत सारी राइवल कंपनीज होंगी तो बेनिफिट जो है वो बट जाएगा, या फिर किसी का लॉस होगा, किसी को बेनिफिट होगा। लेकिन यहाँ पर इनको सोल राइट दिया एलिजाबेथ वन ने। अब जब इनको चार्टर मिल गया था क्वीन एलिजाबेथ वन से, चार्टर क्या, जो रिटन परमिशन होती है, जब इनको रिटन परमिशन मिल गई तो इन्होंने कुछ नई लैंड्स को खोजना स्टार्ट किया। अब इन्होंने नई लैंड्स को खोजना स्टार्ट किया जहां पर ये सस्ते दामों पर गुड्स को बाय कर सके और फिर अपने साथ कैरी करके यूरोपियन कंट्रीज़ में उसको हायर प्राइसेस पर सेल कर सके, और इसी दौरान इनको क्या होता, बहुत सारा बेनिफिट होता। और साथ ही साथ अभी जो हमने एक वर्ड पढ़ा था सोल राइट, तो इनको सिर्फ सोल राइट था, सिर्फ एक अकेली यही कंपनी थी जो आकर ईस्टर्न साइड में रूल कर सकती थी, जिनको परमिशन मिला था वो भी रिटन में। तो इनका कोई कंपटीशन नहीं था, ऐसा इनका मानना था कि कोई कंपटीशन नहीं होगा, और कोई इनको फियर भी नहीं था, मतलब इनको किसी राइवल कॉम्पिटिटर से कोई फियर नहीं था। इनको था कि सारा जो बेनिफिट है वो इन्हीं के पास जाएगा। इसी को कहा जाता है मर्केंटाइल ट्रेडिंग, जब जहाँ पर किसी से फियर ना हो, कोई राइवल कॉम्पिटिटर आपका ना हो, तो उसे कहा जाता है मर्केंटाइल ट्रेडिंग, जहाँ पर आपका सिर्फ बेनिफिट होता है और आपका मकसद ही सिर्फ बेनिफिट एंड प्रॉफिट लेना होता है, खूब सारा पैसा कमाना होता है, और जहाँ पर कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता, और आप जहाँ पर चीप दाम पर चीज़ों को खरीदेंगे और उनको महंगे दामों पर बेचेंगे। इसे कहा जाता है मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज। अब जो इनको रॉयल चार्टर मिला हुआ था,
ये दूसरी यूरोपियन पावर को रोक नहीं पाए कि ईस्टर्न मार्केट में आकर अपना सेटअप ना करें। हालांकि इन्होंने तो सोचा था ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि यहाँ पर वो आएंगे, अकेले कंट्रोल करेंगे, खूब सारा पैसा और प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन ये जो रॉयल चार्टर है ये अदर पावर्स को, अदर यूरोपियन पावर को नहीं रोक पाया। तो इन्होंने यहाँ पर आकर देखा कि यहाँ पर तो ऑलरेडी यूरोपियन कुछ कंपनीज़ ने सेटअप किया हुआ है। तो जो फर्स्ट इंग्लिश जो शिप थी इनकी सेल डाउन हुई, वो कैसे कैसे क्रॉस करती हुई आई वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, फिर राउंड केप ऑफ गुड होप, और फिर उसके बाद इन्होंने इंडियन ओशन को जो है क्रॉस किया। तो जब इंग्लिश शिप यहाँ पर सेल डाउन हुई, देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको सेटअप करने के लिए कब आए थे, कब सोचा था इन्होंने, 1600 में। लेकिन इससे पहले ऑलरेडी 1498 के आसपास पोर्टुगीज़ यहाँ पर सेटअप बना चुके थे। तो जब इनकी शिप सेल डाउन हुई तो इन्होंने यहाँ पर आकर दिखा कि यहाँ पर तो ऑलरेडी पोर्टुगीज़ ने अपना स्टैब्लिशमेंट किया हुआ है, अपनी प्रेजेंस को यहाँ पर जमाया हुआ है। और इन्होंने वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, जो कि गोवा, इन्होंने गोवा को बेस बनाया हुआ था, जो इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पड़ता है। ओके, और इन्होंने देखा कि ऑलरेडी पोर्टुगीज तो यहाँ पर स्टैब्लिश्ड हैं। और इन्होंने ये भी पाया कि वास्को ड गामा, जो कि एक पोर्टुगीज़ एक्सप्लोरर हैं, उन्होंने ऑलरेडी सी रूट्स को डिस्कवर किया हुआ है जिससे इंडिया की तरफ आया जा सके। और उन्होंने सी रूट को कब एक्सप्लोर किया, 1498 में। तो जब वास्को ड गामा थे, उन्होंने जब सी रूट को डिस्कवर किया इंडिया आने के लिए, तो जो अदर विदेशी कंपनियां हैं उनके लिए तो बहुत इजी हो गया था इंडिया आना। तो इन्हीं को पीछा करते करते, इन्हीं को फॉलो करते करते डच भी यहाँ पर आ गए अपनी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करने। फिर उसके बाद सून हम देखेंगे कि फ्रेंच ट्रेडर्स भी आ गए। तो सभी का जो मकसद था यहाँ आने का सिर्फ पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर सेटअप करने से पहले तो वो लोग सोच रहे थे कि हम सिर्फ अकेले होंगे यहाँ पर जो बेनिफिट कमाएंगे, लेकिन इतना आसान नहीं था। जब वो आए तो उन्होंने देखा यहाँ पर ऑलरेडी पोर्टुगीज़ और साथ साथ डच, फ्रेंच, ये सभी यहाँ पर अपना सेटअप जमाने आए हुए हैं। और पोर्टुगीज़ ने तो ऑलरेडी अपनी प्रेजेंस को स्टैब्लिश किया हुआ है। पोर्टुगीज़ 1498 में जब इंडिया आए तो ये सबसे पहले एंटर किए थे कैलीकट में। और अगर हम डच की बात करें तो ये सबसे एंट्री किए थे पुलिकैट में 1595 में। और जो फ्रेंच ट्रेडर्स थे ये पौंडीचेरी में आए थे 1664 में। इस बुक में नहीं लिखा हुआ है, आप चाहते हैं तो साथ साथ इसको नोट कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आई कि सभी कंपनीज़ को सेम चीज़ें चाहिए थी, सेम चीज़ खरीदने का इंटरेस्ट था। सभी को सेम स्पाइसेस चाहिए थे, सभी को सेम कॉटन और अच्छी क्वालिटी का सिल्क चाहिए था। जो फाइन क्वालिटी का कॉटन एंड सिल्क यहाँ इंडिया में प्रोड्यूस होता था उसकी एक बड़ी मार्केट थी यूरोप में। और अदर स्पाइसेस भी वहाँ पर ग्रेट डिमांड में थी जो यहाँ पर सस्ते दामों में मिलती थी, जैसे कि पेपर, क्लोव्स, कार्डेमम एंड सिनेमन। अब एक चीज़ यहाँ पर याद रखना, बच्चे एक वर्ड याद कर लेते हैं कि स्पाइसेस के लिए आए थे, स्पाइसेस उनको खरीदनी थी, ये नहीं जानते कि स्पाइसेस कौन सी थी। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन एग्ज़ाम्स में, सीटेट में ये क्वेश्चन आ भी चुका है और अदर एग्ज़ाम्स में भी आ चुका है। आपसे प्रॉपर इसके नाम जाने जा सकते हैं। आपके सामने एमसीक्यूज़ में एक तो आपको ये पेयर मिलेगा और आपको अदर इनके साथ मिंगल अप कर देंगे कोई भी स्पाइसेस को और आपको कहेंगे कौन सी स्पाइसेस इसमें से ग्रेट डिमांड में थी। तो आपको चारों स्पाइसेस के नाम याद रखने हैं, पेपर, क्लोव्स, कार्डेमम एंड सिनेमन। ये सब ग्रेट डिमांड में थे वहाँ पर और यहाँ पर ये सस्ते दामों में बेचे जाते थे। तो कंपटीशन बहुत हो गया था क्योंकि एक तो कंपनीज देखो कितनी सारी सेटअप हो गई थी यूरोपियन कंपनीज। इसी वजह से जब कंपटीशन इतना बढ़ गया तो सभी स्पाइसेस पे, कॉटन पे, सिल्क पे रेट ज़्यादा हो गए क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा थी। जब जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड होती है उस चीज़ के रेट्स भी हाई हो जाते हैं। अब डिमांड ज़्यादा होने की वजह से किसी एक कंपनी को प्रॉफिट तो हो नहीं सकता था, है ना। और साथ ही साथ एक रीज़न भी था प्रॉफिट ना होने का। जब इतनी सारी कंपनीज साथ में सेम चीज़ों को बाय करेंगी तो उनको शेयर बांटने पड़ेंगे। बेनिफिट्स जो उनके होंगे, किसी के बेनिफिट कम होंगे, किसी के ज़्यादा होंगे, या किसी सभी का लॉस होगा या किसी का भी बेनिफिट नहीं होगा। तो अगर एक कंपनी यहाँ पर ट्रेड करेगी तो सिर्फ एक कंपनी का ही क्या होगा, वहाँ पर
बेनिफिट होगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी कंपनी सेटअप हो गई थी, तो इसी वजह से जो प्रॉफिट है वो कैसे अर्न किया जा सकता था, सिर्फ इनके पास एक ही ज़रिया था कि वो एक दूसरे को, जो भी उनके राइवल हैं, उनको एलिमिनेट कर दे। तो इन्होंने क्या किया कि बैटल्स इनके बीच में स्टार्ट होने लगी, जो छोटे मोटे जो इनके बीच में लड़ाइयाँ थी वो स्टार्ट होने लगी। और 17th और 18th सेंचुरी में इन्होंने एक दूसरे की शिप्स को डुबाना स्टार्ट कर दिया, एक दूसरे के रूट्स को ब्लॉक करना स्टार्ट कर दिया। ब्लॉकेडेड रूट्स मतलब सपोज कीजिए यहाँ से पोर्टुगीज़ को अपनी कंट्री में, अपनी जगहों पर यहाँ से सामान सस्ते दाम पर लेकर वहाँ पर बेचना था। हालांकि यहाँ पर सस्ते दाम में नहीं रहा था, क्योंकि ग्रेट डिमांड हो चुकी थी और ग्रेट डिमांड की वजह से प्राइसेस हाई हो चुके थे। तो जब वो यहाँ से खरीदते थे चीज़ें, तो जो वो अपने रूट से अपनी जगहों पर लेके जाते थे, तो जो अदर राइवल कंपनीज थी वो आकर उनके रूट्स को ब्लॉक कर देती थी ताकि सप्लाई ना हो। तो ये एक दूसरे के रूट्स को ब्लॉक करते थे, शिप्स डुबा देते थे और सप्लाईज नहीं होने देते थे। अब यहाँ पर क्या हुआ, इनको ट्रेडिंग करने के लिए फोर्टिफिकेशन बनवानी पड़ी। फोर्टिफिकेशन क्या होता है, जब चारों तरफ ना दीवार बनवा दी जाए या बड़ी बड़ी वॉल्स बनवा दी जाएं, ताकि जो राइवल कंपनीज़ हैं या राइवल जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं वो आकर अटैक ना कर पाएँ। ठीक है, वो बाहर से आकर अटैक ना कर पाएँ, इसी वजह से फोर्टिफिकेशन तैयार करवा दिया और अपनी सेना को खड़ा कर दिया विद आर्म्स, ताकि इनका व्यापार आगे बढ़ता रहे। अब जब ये यहाँ पर फोर्टिफिकेशन करवाने लगे, जब ये कंपनी, और ये जब प्रॉफिट कैरी कर रहे थे, तो इस चीज़ से लोकल रूलर्स जो थे वो नाराज़ हो गए थे, वो गुस्सा हो गए थे, क्योंकि उनको एक तो ये लगा लोकल रूलर्स को कि एक तो यहाँ पर हमारी जगहों पर आए हैं, साथ ही साथ यहाँ पर फोर्टिफिकेशन भी कर रहे हैं, लड़ाइयाँ भी कर रहे हैं और यहाँ पर प्रॉफिट भी कमा रहे हैं अपना ट्रेड सेटअप करके, और वो भी हमारी बिना अनुमति के, हमारी बिना एग्रीमेंट के। तो ये चीज़ लोकल रूलर्स को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो इसी वजह से उन्होंने क्वेश्चंस रेज करे कंपनी के सामने। तो कंपनी को बाद में लगा कि यहाँ पर ट्रेड सेटअप करना बहुत मुश्किल है जब तक वो पॉलिटिकल इश्यूज़ पर पॉलिटिकली यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो उन्होंने ये चीज़ भी यहाँ पर स्टार्ट कर दी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि पॉलिटिक्स में बिना इंटरफेयर करे तो हमारा काम नहीं चलेगा। यहाँ पर अगर कंपनी सेटअप करनी है तो लोकल रूलर्स के साथ बैठकर या तो समझौता करना पड़ेगा या इन इश्यूज़ पर इंटरफेयर करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि कुछ जो लोकल रूलर हैं उनको हम ब्राइब दे देते हैं ताकि वो हमारे पपेट बन जाएं, और जब वो हमारे पपेट बन जाएंगे तो वो हमें यहाँ पर ट्रेडिंग सेटअप करने देंगे, ट्रेडिंग करने देंगे, व्यापार करने देंगे, कंपनी को फ्लरिश होने देंगे। तो इन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टार्ट किया बंगाल से अपना व्यापार। अब इसको आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ रिमाइंड करा दूं कि मैंने 8th क्लास की जो ये हिस्ट्री में करा रही हूँ, इसका मैं एक एक लाइन करा रही हूँ डेलिब्रेटली, क्योंकि यहाँ पर एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा स्टोरी फॉर्म में है, हम एक भी लाइन यहाँ पर स्किप नहीं कर सकते हैं। तो जो भी मैं बता रही हूँ वो सभी इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको यहाँ पर ये नहीं बता सकती कि कितना स्किप करो और कितना आप याद करो। सारा आपको याद करना है यहाँ पर, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एकदम स्टैंडर्ड टाइप के। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने अपनी इंग्लिश फैक्ट्री स्टार्ट की कहाँ पर, बैंक पर, किसके, हुगली रिवर के। हुगली रिवर के किनारे पर उसके बैंक पर इन्होंने इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप की 1651 में, जो कि एक क्या बन गया था, बेस बन गया था। देखिए जहाँ पर ये अपनी फैक्ट्री सेटअप कर लेते हैं वो इनके लिए एक बेस का काम करती है, मतलब इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट कर दी है। तो जो कंपनी ट्रेडर्स थे उनको क्या कहा जाता था, फैक्टर्स ऑपरेटेड, कि ये फैक्ट्री को क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। अब हर फैक्ट्री का एक वेयर हाउस हुआ करता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लग नहीं रहा है ये लाइन में इतना इंपॉर्टेंट, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीटेट में और अदर एग्जाम्स में भी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर हाउसेस क्या होते हैं, ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। अब वेयर हाउस होता क्या है, जहाँ पर गुड्स को स्टोर किया जाता है एक्सपोर्ट करने के लिए, मतलब जो गुड्स यहाँ से लेकर वो एक्सपोर्ट करते थे उसको यहाँ पर स्टोर किया जाता था, किसमें, वेयर हाउस में। और वेयर हाउसेज में कंपनी ने अपने ऑफिशियल्स भी बिठा दिए। ऑफिशियल्स कौन, जो इनकी देखभाल करेंगे, कुछ ऑफिसर्स यहाँ पर लगा दिए। और जैसे जैसे कंपनी एक्सपेंड हुई, ये ट्रेड एक्सपेंड हुआ, तो कंपनी ने परसुएड किए मर्चेंट और ट्रेडर्स को कि वो यहाँ आए और जो
फैक्ट्री है ना इसके आसपास सेटअप हो जाएं। अब देखिए परसुएड का मीनिंग क्या होता है, मतलब किसी को किसी चीज़ के लिए राज़ी कर लेना, मना लेना। तो इन्होंने मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स को मना लिया और वो कंपनी के आसपास आकर, फैक्ट्री के आसपास आकर सेटअप इन्होंने अपना कर लिया। अब 1696 में इन्होंने एक फोर्ट भी बिल्ड कर लिया, जिसका मतलब है कि इन्होंने यहाँ पर सेटलमेंट भी स्टार्ट कर दी थी। 2 साल के बाद इन्होंने मुग़ल ऑफिशियल्स को ब्राइब दिया। और इन्होंने ब्राइब क्यों दिया, इन्होंने रिश्वत क्यों दी? रीज़न ये था, ये 3 विलेजेस पर अपनी ज़मींदारी राइट्स चाहते थे, तो इसलिए इन्होंने उनको अपना पपेट बना लिया था। अब 3 विलेजेस में ज़मींदारी राइट्स क्यों चाहते थे? पहले तो ज़मींदारी राइट्स का मतलब समझो, मतलब दीवानी राइट, मतलब कि इनको ज़मीन पर राइट होगा या तो ट्रेड ड्यूटी फ्री करें या फिर रेवेन्यू कलेक्ट करें, इसका मतलब ये होता है। और जैसा कि आपको पता है कि रेवेन्यू कितना इम्पोर्टेंट होता है हर रूलर के लिए, तो इन्होंने कुछ मुग़ल रूलर को ब्राइब किया, रिश्वत दी। तो इन्होंने 3 विलेजेस में से सबसे पहले कैलीकट, मतलब कलकत्ता और या फिर कोलकाता जिस नाम से आज इसे जाना जाता है, वहाँ पर इनको क्या मिल गया? ज़मींदारी राइट्स मिल गए। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने मुग़ल एम्परर औरंगजेब, उससे भी इन्होंने राजी कर लिया। कंपनी ने औरंगज़ेब को राजी कर लिया, मतलब परसुएड कर लिया कि वो इनको एक फरमान ग्रांट कर दें, फरमान इशू कर दें। अब फरमान क्या है? जो एक रॉयल ऑर्डर होता है राजा का, या लिखित में जो भी रॉयल ऑर्डर होते हैं। जैसे कि हमने चार्टर पढ़ा था ना कि इंग्लैंड की रानी क्वीन एलिजाबेथ I ने चार्टर प्रोवाइड किया था कंपनी को कि दे हैव सोल राइट कि वो ईस्ट की साइड आएँ, वर्ल्ड के जितने भी रीजन्स ईस्ट की साइड हैं वहाँ जाएं और वो क्या करें, वहाँ पर कंपनी को सेटअप करें। तो इसी तरीके से जो औरंगज़ेब थे, इन्होंने ड्यूटी फ्री का फरमान जारी कर दिया। अब ड्यूटी फ्री क्या होता है कि टैक्स फ्री, मतलब टैक्स नहीं देना पड़ेगा कंपनी को। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, औरंगज़ेब ने जो ये ड्यूटी फ्री का या टैक्स फ्री का इनको ट्रेडिंग का ग्रांट दिया था, वो कंपनी को दिया था, वहाँ के लोगों को निजी, मतलब खुद के प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं दिया था, सिर्फ इस कंपनी के लिए दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। यहाँ पर जो ये बॉक्स में फरमान का मतलब दिया हुआ है, ये एक रॉयल एडिक्ट होता है या फिर रॉयल ऑर्डर होता है, पूछ लिया जा सकता है ये आप लोगों से। अब जो ये कंपनी है ये कंटिन्यूसली कंसेशन के लिए प्रेस करने लगी और ये मैनिपुलेट करने लगी जो भी इनको ऑलरेडी प्रिविलेज मिले हुए थे, जो भी इनको जो सुविधाएं प्राप्त हो रखी थी, जैसे कि औरंगजेब का फरमान। तो जो ये औरंगजेब का फरमान था ये सिर्फ और सिर्फ इनकी कंपनी के लिए था। इनकी कंपनी को राइट था कि वो ड्यूटी फ्री ट्रेड करें और किसी लोकल रूलर को इनको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो कंपनी ट्रेड कर रही थी ड्यूटी फ्री, मतलब किसी लोकल रूलर को ये टैक्स नहीं दे रहे थे, जो कि औरंगजेब का फरमान था। बट क्या हुआ कि जो ये ऑफिशियल्स थे ना इस कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, इन्होंने अपने प्राइवेट ट्रेड स्टार्ट कर दिए साइड बाय साइड, प्रॉफिट के लिए, पर्सनल प्रॉफिट के लिए। लेकिन यहाँ पर तो लोकल रूलर को क्या चाहिए थी? ड्यूटी चाहिए थी, इनको टैक्स चाहिए थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो ऑफिशियल्स थे, इन्होंने अपनी प्राइवेट ट्रेड के लिए भी इन्होंने मना कर दिया कि हम कोई टैक्स नहीं देंगे। दे रिफ्यूज़ टू पे एनी टैक्स। तो उस टाइम पर क्या हुआ, जो बंगाल का रेवेन्यू था ना वो बिल्कुल डिक्लाइन हो गया, होना ही था। एक तो बंगाल में इनको ड्यूटी फ्री का वो मिल गया था, टैग मिल गया था, एक फरमान मिल गया था कंपनी को। लेकिन यहाँ पर ये ऑफिशियल्स जो थे ना, उन्होंने इस फरमान का मिसयूज़ किया। इन्होंने अपने निजी जो उनके प्राइवेट ट्रेड थे ना, उसमें भी इन्होंने इस फरमान को दिखाया कि हमें तो ये फरमान मिला हुआ है कि हम यहाँ पर जो भी अपना सेटअप करेंगे ट्रेड, वो हम ड्यूटी फ्री कर सकते हैं। तो इसीलिए इन्होंने अपने प्राइवेट ट्रेड के लिए भी टैक्स देना मना कर दिया। हालांकि जो बंगाल के लोकल रूलर्स थे उन्होंने इसके लिए टैक्स मांगा था, क्योंकि फरमान सिर्फ कंपनी के लिए जारी हुआ था, वो प्राइवेट ट्रेड के लिए जारी नहीं हुआ था। तो इसी वजह से जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने फरमान की वजह से इनको रिफ्यूज़ कर दिया ड्यूटी देने से, टैक्स देने से। तो जो यहाँ पर नवाब थे बंगाल के, मुर्शिद कुली खान, अब उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने क्वेश्चन उठाए। अब जैसा कि हमने पढ़ा कि कंपनी ने
ट्रिब्यूट देने से मना कर दिया, टैक्स देने से मना कर दिया था। हालांकि जो रूलर्स थे उनके लिए रेवेन्यू टैक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, क्योंकि उन्हीं से ही वो रूल करते थे, वो पैसा लोगों में भी लगाते थे, अपनी आर्मीज़ को भी देते थे, तो वो ऑर्गेनाइज तरीके से उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। लेकिन यहाँ पे तो कंपनी ने क्या किया, ट्रिब्यूट देने से ही मना कर दिया। तो इसी वजह से बैटल स्टार्ट हुई। एक रीज़न जान लेते हैं कि बैटल कैसे स्टार्ट हुई और इसके पीछे रीज़न क्या रहे। देखिए, जैसे हमने अभी पढ़ा कि कन्फ्लिक्ट आ गए थे कंपनी के बीच में और जो नवाब थे, जो लोकल नवाब थे बंगाल के, उनके बीच में, और ये इंटेंसिफाइड होता गया, धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जब औरंगज़ेब की डेथ हुई तो बंगाल के नवाब ने अब कंपनी से भी वो फरमान हटाना चाहा जो औरंगज़ेब ने जारी किया था। तो इन्होंने कहा, क्योंकि देखो पावर किसकी थी अब औरंगज़ेब के बाद, बंगाल के नवाब की, और इन्होंने अपने पावर को एजर्ट करने की कोशिश की। तो जो मुर्शिद कुली खान थे, इनके बाद आए अलीवर्दी खान और फिर इनके बाद आए सिराजुद्दौला। ये तीनों ही ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे, क्योंकि इन तीनों को रेवेन्यू चाहिए था। अब इनको कंपनी से भी रेवेन्यू चाहिए था। इनको था कि जो औरंगज़ेब ने फरमान जारी किया है वो भी अब हटा दिया जाए। अब जो ये नवाब थे, इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कंपनी को किसी भी टाइप का कंसेशन देने के लिए, और इन्होंने डिमांड किया लार्ज टैक्सेस, लार्ज ट्रिब्यूट, जो कि कंपनी को देने पड़ेंगे क्योंकि वो यहाँ पर ट्रेड कर रही हैं। और इन्होंने मना किया कि जो कंपनी है वो कोइंस को मिंट नहीं कर सकती, उनके पास ये हक नहीं है। और इन्होंने इनकी फोर्टिफिकेशन को, जो ये बढ़ा रहे थे कंपनी वाले, अपनी फोर्टिफिकेशन तैयार कर रहे थे, और नवाब ने वो भी यहाँ पर बंद कर दिया। अब कंपनी पर एक्यूजेशन किया नवाब ने कि ये धोखा कर रहे हैं, इनको ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रिब्यूट या रेवेन्यू पे करना पड़ेगा, लेकिन ये वो नहीं दे रहे हैं। तो अब क्या हुआ, जो कंपनी है उनको समझ आ गया कि अब तो हमें साफ साफ तरीके से इस चीज़ को सॉर्ट करना पड़ेगा, सीधे तरीके से। तो यहाँ पर क्या हुआ, कंपनी ने टैक्सेस पे करने के लिए मना कर दिया, ट्रिब्यूट पे करने के लिए मना कर दिया, डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स लिखे जिसमें इन्होंने ह्यूमिलिएट किया था, अपमान किया था नवाब का और उसके ऑफिशियल्स का। तो इसी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए, और कंपनी ने ये घोषणा कर दी, ये डिक्लेयर कर दिया कि जो लोकल ऑफिशियल्स हैं बंगाल के, ये उनके ट्रेड को, कंपनी के ट्रेड को बढ़ने नहीं दे रहे हैं, ये फ्लरिश नहीं होने दे रहे हैं। और ये ट्रेड जब भी फ्लरिश होगा, जब भी आगे बढ़ेगा, जब ये ड्यूटीज़ को रिमूव कर दिया जाएगा, जब टैक्सेस जो हैं वो फ्री हो जाएंगे। और इन्होंने ये भी कहा कि इनको एक्सपेंड करना पड़ेगा अपने ट्रेड को, कैसे, अपनी सेटलमेंट को एनलार्ज करना पड़ेगा, इनको कुछ विलेजेस बाय करने पड़ेंगे, और इनको यहाँ पर जो फोर्ट्स हैं वो रीबिल्ड करने पड़ेंगे। लेकिन ये चीज़ें जो है नवाब्स को वो बिल्कुल रास नहीं आई, तो इसलिए यहाँ पर स्टार्ट हुआ बैटल ऑफ प्लासे। अब हम पढ़ेंगे द बैटल ऑफ प्लासे। देखिए, जो प्लासे है ये एक प्लेस का नाम है, एक सिटी का नाम है, जो वेस्ट बंगाल में है और हुगली रिवर के आसपास ये कहीं स्टैब्लिश है, कहीं स्थित है। अलीवर्दी खान की डेथ हुई थी 1756 में, और अलीवर्दी खान से पहले कौन थे जो नवाब थे, वो थे मुर्शिद कुली खान। जब मुर्शिद कुली खान की डेथ हुई तब आए अलीवर्दी खान, फिर इनकी 1756 में डेथ हो गई, फिर आए सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के फिर नवाब बने। अब जो ये तीनों थे, इन्होंने अपने टाइम पीरियड में तीनों नवाबों ने कंपनी को फोर्स किया कि तुम्हें ट्रिब्यूट पे करना पड़ेगा, तुमको टैक्स देना पड़ेगा, तुम ड्यूटी फ्री अब अपने ट्रेड को, अपने व्यापार को आगे नहीं चला सकते। तो इसी वजह से कंपनी इससे बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि कंपनी को सिर्फ बेनिफिट चाहिए था और अपने एरिया को, अपने ट्रेड को एक्सपेंड करना था। अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक पपेट रूलर बनाएं जो हमारे इशारों पर नाचे। तो यहाँ पर पपेट का मीनिंग है कि एक ऐसा, ये टर्म इसके लिए रेफर की गई है कि एक ऐसा इंसान जिसको कोई और कंट्रोल कर रहा हो। तो इन्होंने चाहा, कंपनी ने, कि हमें एक पपेट रूलर की ज़रूरत है ताकि हमें अलाउ हो जाए टैक्स फ्री या ड्यूटी फ्री ट्रेड को एक्सपेंड करने के लिए, और हम फोर्टिफिकेशंस भी कर पाएँ, और साथ ही साथ हम यहाँ पर वेयर हाउसेस भी बना पाएँ। इससे क्या होगा, इनको बेनिफिट ज़्यादा होगा और इनका जो व्यापार है वो ज़्यादा बढ़ेगा। अब जो सिराजुद्दौला है, उन्होंने कंपनी को कहा कि यहाँ के पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर मत करो, और स्पेशली उन जगहों पर जहाँ पर उनका एरिया है, किनका, सिराजुद्दौला का या नवाब का जो एरिया है। और उन्होंने कहा यहाँ पर कोई फोर्टिफिकेशन नहीं बनानी है, रेवेन्यूज़ वगैरह आपको पे करने पड़ेंगे अगर यहाँ पर व्यापार करना है तो। जब उन्होंने ये अपनी बातें रखी तो ये नेगोशिएशन फेल हो गया। क्यों? क्योंकि कंपनी ने ये बात नहीं मानी।
तो जब कंपनी ने ये बात नहीं मानी तो नवाब को इस चीज़ पर गुस्सा आ गया। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, 30,000 मतलब 30,000 सोल्जर्स अपने साथ लेकर इंग्लिश फैक्ट्री को कब्जा करने के लिए चले गए। तो ये कहाँ गए, 30,000 सोल्जर लेकर ये गए कासिम बाज़ार में, और वहाँ पर इन्होंने कैप्चर किए कंपनी ऑफिशियल्स को, इनकी इंग्लिश फैक्ट्री को। अब इन्होंने वेयर हाउसेस को भी वहाँ पर लॉक कर दिया, कहाँ पर, कासिम बाज़ार में। और इन्होंने इंग्लिश मैन की जो भी आर्मी थी उनको डिसआर्म कर दिया, इन्होंने इनकी शिप को ब्लॉक कर दिया। फिर इनके बाद इनकी आर्मी, किनकी, जो सिराजुद्दौला के 30,000 जो सोल्जर थे वो कहाँ बढ़े, कलकत्ता में, अपना रूल स्टैब्लिश करने के लिए और जो कंपनी के फोर्ट हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। अब जब ये सुना कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटर, या ये कह सकते हो जो कंपनी के उस टाइम पे ऑफिसर थे, रॉबर्ट क्लाइव। अब ये जब रॉबर्ट क्लाइव ने सुनी ये न्यूज़ कि किस तरीके से जो सिराजुद्दौला थे उन्होंने अटैक किया है कंपनी पर, ये जो है रॉबर्ट क्लाइव ये मद्रास में बैठते थे, ये वहाँ से कमांड करते थे। तो रॉबर्ट क्लाइव ने भी क्या किया, 1757 में इन्होंने अपनी कंपनी से आर्मी ली और इन्होंने सिराजुद्दौला पर अटैक किया प्लासे में। तो ये जो जगह है यहाँ पर सिराजुद्दौला पर अटैक हुआ था। लेकिन हुआ क्या, जो सिराजुद्दौला थे वो हार गए थे। अब इन नवाब के हारने का रीज़न क्या था कि जो रॉबर्ट क्लाइव है ना, उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी रची थी। उनको एक पपेट रूलर चाहिए था, जैसा कि ऊपर बात की अभी हमने। तो उन्होंने क्या किया, जो मीर जाफ़र था ना वो सिराजुद्दौला का कमांडर था, आर्मी का कमांडर, ठीक है, जो इनकी आर्म्ड फोर्सेस होती है ना उनका एक कमांडर होता है। तो मीर जाफ़र सिराजुद्दौला के टाइम पर आर्मी का कमांडर था, जो भी ये नवाब थे इनके आर्मी का कमांडर था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफ़र को एक लालच दिया, क्योंकि मीर जाफ़र भी चाहते थे वो गद्दी पर बैठे, सिराजुद्दौला के बाद वो गद्दी पर आए। तो मीर जाफ़र को भी एक लालच था। अब रॉबर्ट क्लाइव ने इसका फ़ायदा उठाया। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, मीर जाफ़र को अपने झांसे में ले लिया और उसकी कॉन्स्पिरेसी सक्सेस हो गई, क्योंकि जब सिराजुद्दौला जो थे वो हार गए थे, ये रीज़न था कि मीर जाफ़र जो हैं वो सिराजुद्दौला के जो कमांडर थे इन्होंने कभी बैटल ही नहीं लड़ी। और फिर जब सिराजुद्दौला, जब ये नवाब हार गए तो रॉबर्ट क्लाइव ने अब जैसा प्रॉमिस किया था कि वो नेक्स्ट नवाब किसे बनाएंगे, मीर जाफ़र को, तो उन्होंने मीर जाफ़र को नेक्स्ट नवाब बना दिया आफ्टर क्रशिंग सिराजुद्दौला। मतलब इन नवाब को सिराजुद्दौला को मार दिया था। इनके बाद आए मीर जाफ़र। जो ये बैटल ऑफ प्लासे है ये बहुत फेमस हो जाती है। क्यों, एक तो ये इस वजह से कि ये पहली मेजर विक्ट्री हुई थी, किसकी, कंपनी की, और किसके अगेंस्ट, नवाब के अगेंस्ट, और इंडिया में ये कंपनी की पहली जीत थी। अब सेकंड थिंग ये हुई कि इन्होंने जब मीर जाफ़र को, इनकी मतलब जो दूसरी जीत हुई, इन्होंने जब मीर जाफ़र जो कि एक पपेट था, जब उनको नवाब बना दिया तो अब कंपनी को बहुत सारे फ्रीडम मिल गई थी। ये टैक्स फ्री या फिर ड्यूटी फ्री अपने जो ट्रेड है वो करते रहे। फोर्टिफिकेशंस भी इन्होंने अब बना दिए, क्योंकि इन्होंने तो पपेट रखा हुआ था ना जो इनके इशारों पे नाचता था, जो कि था मीर जाफ़र। और फिर कंपनी ने वेयर हाउसेस भी बनाए। तो इस वजह से कंपनी ने इनडायरेक्टली बंगाल पर रूल किया। अब इनडायरेक्टली कैसे, देखिए, कहने को तो हाथ में पावर थी नवाब के, मीर जाफ़र के, लेकिन जो कि पपेट था कंपनी का, तो जो इनडायरेक्ट रूल था वो था कंपनी का, लेकिन दिखता डायरेक्ट रूल किसका था, मीर जाफ़र का। लेकिन मीर जाफ़र को रूल कौन कर रहा था, कंपनी। तो इसलिए कहा जाता है बंगाल पर इनडायरेक्ट रूल कंपनी का हो गया था, जिससे कंपनी और स्ट्रॉन्ग बन रही थी। अब प्लासे की डिफीट के बाद सिराजुद्दौला को क्या कर दिया था, असैसिनेट कर दिया था, और जो मीर जाफ़र थे उनको नवाब बना दिया। अब कंपनी जो है वो जीतने के बाद भी अनविलिंग थी, बिल्कुल अनिच्छुक थी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रीज़न क्या था, क्योंकि उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव था अपने ट्रेड को सिर्फ एक्सपेंड करना, और अपने ट्रेड को जब वो एक्सपेंड करेंगे इट मीन्स दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू मोर एंड मोर प्रॉफिट, मतलब उनको बहुत पैसा मिलेगा। अब ये क्या हुआ कि हाँ, और ये नहीं हो सकता था किसकी हेल्प के बिना, लोकल रूलर की हेल्प के बिना। तो इसीलिए इन्होंने जो मीर जाफ़र है उससे बहुत सारे प्रिविलेजेस ग्रांट करवाए। और क्या हुआ
कि धीरे धीरे मीर जाफ़र को लगा ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो कंपनी को उसने मना कर दिया। तो कंपनी ने देखा कि जो नवाब है, जो हमारा पपेट है मीर जाफ़र, वो हमारा पपेट होते हुए भी वो उतनी हेल्प नहीं कर पा रहा है जितनी हेल्प कंपनी को चाहिए। तो इसी वजह से जब मीर जाफ़र ने अपोज़ किया, क्योंकि जो कंपनी है वो बहुत फ़ायदा उठा रही थी, तो मीर जाफ़र ने जब अपोज़ किया तो कंपनी ने उसे डिपोज्ड कर दिया और उसकी जगह पर किसको ले आए? मीर कासिम को। अब मीर कासिम ने भी सेम कंप्लेंट की जब उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाने लगा कंपनी के द्वारा। तो वहाँ पर क्या हुआ? बक्सर जो कि एक प्लेस है, वहाँ पर एक बैटल लड़ी गई, एक और लड़ाई हुई 1764 में, बक्सर लड़ाई। बक्सर का जो बैटल हुआ था वो किसका हुआ था? कंपनी का और मीर कासिम के बीच में। पता होना चाहिए, एक हमने सेकंड जो युद्ध पढ़ा वो है बक्सर, पहले वाला प्लासे। अब जब मीर कासिम को दोबारा से री इंस्टॉल किया तो इन्होंने, कंपनी ने कहा नवाब को, मीर जाफ़र को, कि तुमको हमें 5 लाख रुपीज़ एवरी मंथ एज अ गिफ्ट देना होगा। और इनको ये कंपनी को इतना रुपया चाहिए क्यों था? एक तो रीज़न ये था कि इनको मोर एंड मोर टेरिटरीज़ चाहिए थी, इनको अपना जो ट्रेड है वो एक्सपेंड करना था, और साथ ही साथ इन्होंने जो अपने निजी काम खोले हुए थे उनके लिए भी इनको पैसा चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, 1765 में मीर जाफ़र की डेथ हो गई। अब इसके बाद इन्होंने अपने मूड को बिल्कुल चेंज कर लिया था। अब ये चाहते थे कि क्यों किसी पपेट को रखा जाए, इससे अच्छा हम खुद ही नवाब बन जाते हैं। तो इन्होंने कहा वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब्स अवर सेल्फ, मतलब कि हम खुद ही नवाब बन जाएं तो ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा प्रॉफिट हम कमा पाएंगे। तो 1765 में मुग़ल एम्पायर ने अपॉइंट किया कंपनी को एज अ दीवान। अब देखिए ये वर्ड फिर से आया है, दीवान, और किसका बनाया? प्रोविंस ऑफ बंगाल का। अब यहाँ पर इनका प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया। देखिए दीवान का मतलब है रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए इनको अलाउ कर दिया गया, ठीक है। तो दीवानी मिलने के बाद कंपनी को वास्ट रेवेन्यू, बहुत ज़्यादा अच्छा खासा रेवेन्यू रिसोर्स मिलने लगा, किससे? बंगाल से। और जब इनको ये दीवानी वाली पोजीशन मिल गई उसके बाद इनकी ऑलमोस्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। अब इनकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी कंपनी की, जो इन्होंने नवाब्स के टाइम पर फेस किया था। और अब कंपनी का जो ट्रेड है इंडिया के साथ वो एक्सपेंड हो गया था। लेकिन इनको गुड्स खरीदने पड़ते थे इंडिया में गोल्ड एंड सिल्वर के, जो कहाँ से इंपोर्ट होते थे? ब्रिटेन से। अब ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि ब्रिटेन के पास अच्छे गुड्स नहीं थे सेल करने के लिए इंडिया में। तो ये जो आउटफ्लो था गोल्ड का अब वो कम हो गया था। जो प्लासे की बैटल है ना, उससे पहले तो इनके गुड्स अच्छे से बिक रहे थे, लेकिन अब वो भी बिल्कुल बंद हो गए थे, क्योंकि इनको दीवानी की जब से पोजीशन मिली थी इनका अच्छा खासा जो पैसा है वो रेवेन्यूज से आ जाता था। और फिर ये इस रेवेन्यू से कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल और अपनी जो कंपनी है उन पर ये पैसा लगाते थे। नेक्स्ट है कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब। जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे अब वो नवाबों की तरह रहने लगे थे। कंपनी के पास ऑलरेडी बहुत पावर और बहुत अथॉरिटी आ चुकी थी, और साथ ही साथ कुछ और चीज़ जिसे हम कहेंगे पैसा या फिर एक विज़न हर एक सर्वेंट का। हर कंपनी में जो काम करने वाले ऑफिशियल्स थे और जो अदर सर्वेंट थे सब नवाबों की तरह ज़िंदगी जीने का एक विज़न देखने लगे थे। प्लासे की बैटल के बाद जो एक्चुअल नवाब थे ना बंगाल के, उनको फोर्सफुली कहा गया कि अपनी लैंड और अपने पास जो भी तुम्हारे पास मनी है उसको एज अ पर्सनल गिफ्ट किसको दे दो? कंपनी के ऑफिशियल्स को दे दो। और रॉबर्ट क्लाइव जो थे उन्होंने खुद भी इतना फॉर्चून अमेस कर लिया था। अमेस्ड मतलब क्या होता है? संचित कर लेना। फॉर्चून मतलब उन्होंने जो धन है, जो मनी है, वो उन्होंने खूब अच्छे तरीके से इकट्ठा कर लिया था। और ये देखिए कुछ मद्रास में आए थे जब ये 18 ईयर्स के थे, और ये आए थे 1743 में मद्रास में, और 1767 तक इन्होंने खूब सारा पैसा जोड़ लिया था। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया, कब बनाया गया? 1764 में।
जब इनको गवर्नर बनाया गया बंगाल का, तब इनको कहा भी गया था कि कंपनी में जो करप्शन फैला हुआ है उसको रिमूव करिए। लेकिन कमाल की बात ये रही कि ये खुद ही गवर्नर होके बंगाल के खुद इतने करप्टेड थे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को इन पर शक हुआ और इनको क्रॉस एग्जामिन किया 1772 में, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट को सस्पिशियस इनके ऊपर सस्पेक्ट लगा कि इनके पास बहुत सारा वेल्थ है, बहुत सारा मनी है। लेकिन बाद में इनको एक्विट कर दिया गया था। मतलब एक्विट का मतलब ये होता है कि किसी पर एक पर्टिकुलर क्राइम से निकाल दिया जाए, है ना। लेकिन इनको बाद में एक्विट कर दिया गया, लेकिन इन्होंने 1774 में सुसाइड कर लिया था। अगर हम सभी कंपनी ऑफिशियल्स की बात करें तो सभी ने क्लाइव की तरह मनी मिंटिंग नहीं की थी। कुछ तो मर ही गए थे डिजीज़ की वजह से, कुछ जो है वॉर की वजह से डेथ हो गई थी। और ये कहना भी सही नहीं होगा कि सभी करप्ट थे और सभी ऑफिशियल्स डिसऑनेस्ट थे। तो काफ़ी जो ऑफिशियल्स थे कुछ एक हम्बल बैकग्राउंड से भी आए थे, अपर मोस्ट डिज़ायर लेकर कि उनको बस पैसा कमाना है यहाँ से और फिर वो वापस ब्रिटेन लौट जाएंगे और एक कंफर्टेबल लाइफ जिएंगे। और जिन्होंने ऐसा किया, जो यहाँ पर आए, पैसा कमाया और वहाँ अपने ब्रिटेन में जाकर उन्होंने पैसे को फ्लॉन्ट किया, अपने रिचनेस को फ्लॉन्ट किया, उनको एक्चुअल नवाब कहा गया, जो यहाँ का वर्जन होता है इंडियन वर्ड नवाब। ऐसा ही वहाँ पर ब्रिटेन में उनको नवाब के रूप में उनको नवाब कहा गया, उनको हम नवाब कह सकते हैं। अब क्या हुआ कि इन लोगों को अपस्टार्ट की तरह देखा जाने लगा। अपस्टार्ट क्या होते हैं? जो अपने आप से ज़्यादा किसी को इम्पोर्टेंस ना दें, जो अपनी ही इम्पोर्टेंस ज़्यादा माने, या फिर जिसे अहंकारी बोल सकते हैं, घमंडी बोल सकते हैं। तो इनको इनकी तरह देखा जाने लगा और एक सोशल क्लाइंबर की तरह देखा जाने लगा कि इनकी रैंक एकदम से इतनी हाई हो गई क्योंकि इन्होंने करप्शन किया है। और इनको फिर रिडिक्यूल भी किया जाने लगा। इन्होंने ब्रिटिश सोसाइटी ने अपने प्लेज और कार्टून्स में इनको रिडिक्यूल भी किया। और यहाँ पर ये फर्स्ट हाफ पार्ट ख़त्म होता है। इसका सेकंड हाफ पार्ट जो बच गया है फर्दर, वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। आज के लिए इतना है, इनफ है। इस सारे चैप्टर को आप अच्छे से याद करेंगे, एक प्रॉपर स्टोरी के रूप में इसको नोट्स में लिखेंगे आपको, ताकि हर चीज़ अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, अपने साथ एक कॉपी पेन रखना, वहाँ पर जो जो क्रोनोलॉजिकल वे में नवाब आए हैं उनको लिखना और ब्रिटिशर्स आए हैं उनको लिखना, कौन कौन सी कंपनी आई थी उनको लिखना। उससे क्या होगा, एक स्टोरी फॉर्म हो जाएगी और आपको बिल्कुल बुक की तरह, जैसे इस बुक में स्टोरी दी गई है वैसे आपको याद हो जाएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक और कॉमेंट ज़रूर कर दिया करो। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट